हाय फ्रेंड्स, मिशन आई स्पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोगों बायोलॉजी के लिए एक सीरीज लाएंगे जिसमें फुल बायोलॉजी को कवर कर लिया जाएगा, जिससे आपको क्या होगा कि बीपीएससी में जितने भी बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। तो आज हम लोग सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर को देखेंगे। और अगर देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बीपीएससी और अन्य एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कारण है कि अगर प्रीवियस ईयर उठाकर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 66 में भी एक क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। और बिहार ऑडिटर का जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ है 29 अगस्त को, यहाँ से एक क्वेश्चन बने हैं। तो इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इसलिए हम सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे बायोलॉजी का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि पाचन क्या होता है। तो सबसे पहले पाचन क्या होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं, जैसे कि खाना में अगर हम चावल रोटी खाएं तो वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, यानी स्टार्च के रूप में होता है रोटी में। तो वो एक जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और ब्लड इसे डायरेक्ट इतने जटिल कार्बनिक यौगिक को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इसलिए पाचन क्रिया के दौरान जो है इसी जटिल कार्बनिक यौगिक को है, जो कि आपको हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब जो भी हम खाना में लेते हैं, इस जटिल कार्बनिक यौगिक को है सरल अणुओं में तोड़ने की क्रिया जो है उसे ही हम पाचन कहते हैं। तो देखते हैं, जैसे कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट को जो है ग्लूकोज में तोड़ा जाता है। और प्रोटीन जो हम लेते हैं उसे हम एमिनो एसिड यानी प्रोटीन के सबसे छोटा रूप में तोड़ा जाता है। और वसा को वसीय अम्ल में तोड़ा जाता है। जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पाचन की शुरुआत जो है हमारे मुख गुहा से ही हो जाती है। जैसे यहाँ भोजन एंटर किया, उसके बाद ये ओसोफेगस, उसके बाद ये स्टोमैक, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत होके ये निकल जाता है। तो भोजन जो सबसे पहले है मुख गुहा में जाती है, उसके बाद आहार नली यानी ग्रास नली में जाती है, उसके बाद अमाशय में जाती है स्टोमैक में, इसके बाद छोटी आंत में जाती है, उसके बाद बड़ी आंत में जाती है, और उसके बाद मलद्वार द्वारा जो है हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तरह की भाग की बात करें तो पहला हो जाएगा आपको माउथ, उसके बाद हो जाएगा फेरिंग्स, उसके बाद हो जाएगा ग्रास नली यानी ओएसोफेगस, फोर्थ नंबर पे होगा स्टोमैक, उसके बाद होगा आपको पेनक्रियाज, उसके बाद लीवर, उसके बाद होगा छोटी आंत, उसके बाद होगा बड़ी आंत। तो आइए हम बारी बारी से इन सभी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है मुख यानी मुख गुहा, यानी भोजन की शुरुआत अगर पूछे कहाँ से होती है तो मुख गुहा से हो जाती है भोजन की शुरुआत, मतलब पाचन की शुरुआत। और मुख गुहा में जो है दो संरचनाएं हमें देखने को मिलती है, पहला होता है दांत और दूसरा होता है जीभ। तो मनुष्य में अगर देखें तो मनुष्य के जो है 20 दांत जो है अस्थायी होते हैं, इसे दूध के दांत भी कहते हैं। और 14 साल के बाद जो है इसमें जो है आपको 32 दांत हो जाते हैं। तो अगर तीर्थ फार्मूला की बात करें तो तीर्थ फार्मूला हो जाता है आपको 21-23 इंटू 2। तो इसे अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे 32 दांत हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दांत के बारे में। तो इस प्रकार से अगर हम दांत की संरचना बनाएं तो इस भाग को हम क्रोन कहेंगे, क्रोन। इसको हम नेक कहते हैं, नेक। और ये दांत की ऊपरी परत जो होती है इसे हम इनामेल कहते हैं, इनामेल। और ये दांत की जो है ये पूरे बॉडी की जो है सबसे कठोर संरचना होती है। और इसे हम, ये रूट हो गया, रूट यानी नस। और मानव में देखें तो कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो मानव में आपको जो है 4 प्रकार के दांत हो जाते हैं। इसे याद करने का ट्रिक है ICPM।
ICPM करके आप इसे याद कर सकते हैं। आई से हो जाएगा इंसाइजर, इंसाइजर्स। सी से हो जाएगा केनाइन, केनाइन। पी से हो जाएगा आपको प्रीमोलर, प्रीमोलर। एम से हो जाएगा आपको मोलर। मोलर जो है हमारे अवशेषी दांत रह गए हैं। और अगर आपने देखा होगा कि चूहे हमारे कपड़े जो है कहीं भी रखे तो वो कुतर देते हैं, उसका कारण है कि चूहे की दांत जो है, मतलब दांत जो है उसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। तो चूहे जो मतलब किसी चीज़ को कुतरते हैं तो वो कुतरने के दौरान जो है अपने दांत को घिसते हैं ताकि उसकी लंबाई कम हो जाए। ठीक है, यहाँ आप दांत की संरचना देख सकते हैं कि इंसाइजर का काम होता है भोजन को काटना, केनाइन का काम हो जाता है भोजन को फाड़ना, ये है आपको केनाइन। और प्रीमोलर का काम हो जाता है फूड को चबाना, देखिए। और मोलर का काम हो जाता है आपको फूड को ग्राइंड करना और पीसना, देख लीजिए, ग्राइंड करना और पीसना। इस प्रकार अगर हम इस शेर की अगर पिक्चर में देखते हैं तो इस शेर का ये जो दांत है ये आपको हो जाएगा केनाइन, यानी नीचे तरफ जो दांत बढ़ा हुआ रहता है इसे हम केनाइन कहते हैं। जैसे अगर वैम्पायर की दांत को देखें तो वो भी एक केनाइन का रूप है, मतलब वो केनाइन ही है जो बढ़ गया है। और उसी प्रकार हम अगर हाथी, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, तो ये जो है हाथी का जो ये दांत बाहर निकला हुआ है इसे टस्क कहते हैं, टस्क। और ये जो है आपको, ये जो है इंसाइजर का रूपांतरण है, इंसाइजर है ये आपको। ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, सो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा आप लिख लिए। दांत के बाद, मतलब दांत के बाद अब दूसरा हो जाता है आपको जीभ, टंग। तो टंग एक मांसपेशीय संरचना होती है, यानी मांसपेशी मतलब से बना संरचना होती है और जिस पे जो है छोटे छोटे स्वाद कलिकाएँ मौजूद होती है। तो टंग का मतलब शीर्ष भाग जो होता है ये आपको स्वीट टेस्ट देता है और ये साइड में जो होता है वो साल्टी टेस्ट देता है। इसलिए आप देखते होंगे कि अगर आप थोड़ा सा साल्टी खा लेते हैं तो यहाँ पे अजीब सा होता रहता है। उसके बाद जो है उसके बाद सौर मतलब खट्टा टेस्ट यहाँ पे, और पीछे जो है वहाँ पे कड़वा या बीटा टेस्ट देता, और यह बीच में जो है किसी प्रकार की स्वाद कलिकाएँ मौजूद नहीं हो जाती है, नहीं होती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। जीव जो है हमारे दो प्रकार से पाचन में सहायक होता है, एक भौतिक और एक रासायनिक। जैसे कि जीव का काम होता है भोजन को काटने के समय जीव मतलब घुमा के भोजन को दांत के नीचे ले जाता है, ये आपको हो जाएगा भौतिक। और जीव जो है सलाइवा को भोजन में मिक्स करता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ सलाइवा हो गया और ये भोजन में इससे लार चार के मिक्स करते हैं, तो ये आपको रासायनिक पाचन में सहायक है। तो अगर ये यहाँ से क्वेश्चन बना कि कोई ऐसे अंग का नाम बोले जो भौतिक और रासायनिक पाचन में सहायक होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जीव। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। और इस पिक्चर में ये जो है ये संरचना, तो इसे हम युवला कहते हैं, युवला। और रात को सोते समय कोई किसी को खर्राटे लेने की आदत हो जाती है, तो सोते समय इसकी लंबाई जो बढ़ जाती है तो जिससे अजीब प्रकार की ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, जिसे खर्राटे कहते हैं। अब देखते हैं लार ग्रंथि की बात करते हैं। तो मुख में जो है हमारे 3 प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है। एक हो जाता है सबलिंगुअल, एक होता है सबमोंडिबुलर, एक होता है पैरोटिड ग्रंथि। तो चलिए देख लेते हैं इसकी संरचना के बारे में हम, ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है। कान के पास जो होता है वो होता है पैरोटिड ग्लैंड, और नीचे जबड़े के पास जो होता है सबमंडिबुलर, और जीभ के नीचे जो होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है, पैरोटिड लार ग्रंथि जो है सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। अगर देखें तो एक दिन में पैरोटिड ग्लैंड से जो है 1.5 kg के लगभग लार उत्पन्न होता है। और ये जो है आपको
जैसे कि यहाँ पेरिटोल ग्लैंड है, और ये जो है स्टेंसन डक्ट के तहत, स्टेंसन डक्ट के द्वारा जो है स्रावित होता है। और गलसुआ की बात करें तो जब कभी कभी जो है जो पेरिटोइड ग्लैंड पे जो है वायरस का संक्रमण हो जाता है, वायरस, जिससे क्या होता है कि पेरिटोइड ग्लैंड जो है फूल जाता है, तो इसे ही मम्स कहते हैं, मम्स। और इसका अगर हम बोले कि वायरस मतलब वैक्सीन, तो MMR यानी कि मीजल्स, मम्स, रूबेला नामक जो है वैक्सीन लगाई जाती है ना। और लार ग्रंथि में जो है, जैसे कि लार ग्रंथि में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक हो जाता है आपको स्लेवरी इमाइलेज, जिसे कि हम टाइलिन भी कहते हैं, टाइलिन। और दूसरा होता है लाइजोजाइम, जो कि लाइजोसोम से स्रावित होती है। नेक्स्ट मतलब उसके बाद देख लेते हैं कार्य। तो स्लेवरी एमाइलेज का काम होता है, टाइलिन जो है हमारे, टाइलिन जो हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, उसे जो है माल्टोज में परिवर्तित करता है टाइलिन। और लाइसोसोम जो है, तो जो हम खाना खाते हैं उसके साथ कुछ बैक्टीरिया भी हमारे अंदर आ जाते हैं, तो उसे नष्ट करने का काम करता है। इसलिए कहा जाता है कि जब हम कोई भी खाना खाएं तो अच्छी तरह से उसे चबा के खाना चाहिए, ताकि उसमें अच्छे से सलाइवा मिक्स हो पाए, जिससे बैक्टीरिया जो है मर जाए। नेक्स्ट है आपको ग्रसनी यानी फेरिंग्स। तो फेरिंग्स जो है, यहाँ पे आपको किसी प्रकार का पाचन नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। फेरिंग्स जो है केवल जो है मुख को ग्रस नली यानी ओएसोफेगस से जोड़ने का काम करता है। और ग्रसनी जो है, ग्रसनी जहाँ आप यहाँ देख सकते हैं कि मुख, नसिका छिद्र और कर्ण गुहा, ये तीनों का जो है मिलन पॉइंट है, यानी संधि पॉइंट, जिसे जंक्शन भी कहते हैं। ये तीनों का जंक्शन होता है ग्रसनी, जो तीनों के बीच जो है संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रास नली यानी कि ओएसोफेगस। तो ओएसोफेगस जो है आपको, इसकी लंबाई अगर देखें तो इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। और यहाँ भी किसी प्रकार का जो है आपको पाचन नहीं हो पाता है, पाचन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ एंजाइम अनुपस्थित होता है। ये केवल जो है मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। और यहाँ हम देखें तो जो है भोजन का ट्रेवल जो है क्रमाकुचन गति से होता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप फिगर में। यहाँ भोजन एंटर किया मुंह में, उसके बाद होता है, इसके बाद यहाँ सिकुड़ता है और फिर यहाँ फैलता है, फिर यहाँ सिकुड़ेगा और यहाँ फैलेगा। तो इस गति को जो है हम क्रमाकुचन गति कहते हैं। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि एक भोजन एंटर किया, उसके बाद ये ओएसोफेगस में गया, और ये देखिए आप सिकुड़ना फैलना, इस गति को ही हम क्रमाकुचन गति कहते हैं। नेक्स्ट है आमाशय यानी स्टोमक। स्टोमक जो है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक जे आकार की संरचना है, जे आकार की एक थैलोनिमा संरचना है। और इसकी दीवारों में जो है आपको जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, जठर
ग्रंथियाँ जिससे है जठर रस स्रावित होते हैं। और जठर रस में जो है आपको HCl प्लस रेनिन, पेप्सिन, जिसे लाइपेज भी कहते हैं, लाइपेज एंजाइम रहते हैं। और HCl जो है, HCl का अगर pH मान देखें तो इसका pH मान आपको 1 से 3 के बीच हो जाता है। और HCl ही जो है स्टोमैक को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। क्योंकि ये जो रेनिन और पेप्सिन एंजाइम है, ये केवल और केवल अम्लीय माध्यम में ही सक्रिय होते हैं। अगर क्वेश्चन और ये क्वेश्चंस बनते हैं कि बॉडी का किस पार्ट में जो है भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है, तो आप याद रखिएगा ये होता है आपको अमाशय। और याद करने का ट्रिक इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं कि अ से अमाशय, अ से अम्लीय। ठीक है, तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को जो है पेप्टोन में तोड़ती है, पेप्टोन में। और ये भी पूछा जाए कि अगर आपको कि प्रोटीन का पाचन जो है सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ होता है, तो सर्वप्रथम जो है प्रोटीन का पाचन आपको अमाशय से शुरू होता है, अमाशय। ये भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और रेनिन एंजाइम जो है, रेनिन एंजाइम ये बच्चों में पाया जाता है, मतलब 8 साल तक के बच्चों में रेनिन एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद जो है ये एंजाइम नहीं पाया जाता है। और यही कारण है कि कुछ जानवरों को अगर देखें कि अगर वो दूध पी लेते हैं तो उसे नहीं पचता है, तो उसका कारण है कि उस जीव में जो है, उस पशु में रेनिन एंजाइम की अनुपस्थिति होती है, जिस कारण वो दूध नहीं पचा पाए। मतलब किसी को अगर दूध पचाने के लिए रेनिन एंजाइम इम्पोर्टेंट है। रेनिन एंजाइम दूध में जो केसिन होते हैं, केसिन प्रोटीन, इसे जो है आपको कैल्शियम पेरा केसिनेट में तोड़ता है, यानी दही में। अगर आप देखेंगे तो बच्चे जब दूध पीते हैं और थोड़ा देर के बाद उसे अगर उल्टी हो जाती है तो दूध हमें फटे फटे से नज़र आते हैं, दानेदार दानेदार। तो ये जो है आपको रेनिन एंजाइम द्वारा दूध को केसिनेट में, पेराकेसिनेट में बदल दिया जाता है। और इसका कारण है कि अगर हम दूध को पेराकेसिनेट में नहीं बदलेंगे तो यहाँ से अगर हम दूध इंटेक करेंगे और यहाँ से बस स्टोमक में ठहरेगा नहीं, और ये धीरे धीरे मतलब तुरंत ही बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो इसे स्थायित्व प्रदान करने के लिए जो है इसे फाड़ा जाता है, ताकि ये कुछ देर तक स्टोमक में रुक पाए। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं आप। और जैसे कि कभी कभी हमें एसिडिटी हो जाता है, तो एसिडिटी क्यों हो जाता है? तो जब हम कोई तला भुना या तेलीय चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं तो ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि HCl का स्रावन ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि उसे तोड़ने के लिए ज़्यादा HCl की ज़रूरत पड़ेगा। तो HCl का स्रावन ज़्यादा होने लगता है, जिससे क्या होता है कि हमें खट्टी डकार आने लगती है और पेट में जो है अम्लीयता यानी एसिडिटी बढ़ जाती है। और अमाशय की ये जो पिछली आंतरिक दीवार जो है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है, जिससे कि म्यूकस का स्रावन होता है। और म्यूकस का प्रकृति जो है वो क्षारीय होती है, क्षारीय, जो कि HCl की मात्रा को न्यूट्रल करता है। और जो भी हम, जैसे कि हमें एसिडिटी होने पे हम जो इनो लेते हैं, इनो, डाइजीन, तो इससे जो है
तो ये जो है आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgO, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgO के बने होते हैं। तो जैसे हमें एसिडिटी होती है तो यानी HCl की मात्रा बढ़ गई, तो MgO यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब हम लेते हैं तो ये क्रिया करके MgCl2 यानी लवण प्लस H2O बनाता है, जिससे हमारी अम्लीयता जो है ठीक हो जाती है। और पेप्टिक अल्सर क्या होता है, तो कभी कभी होता है किसी प्रॉब्लम की वजह से म्यूकस ग्लैंड जो है, यहाँ पे जो म्यूकस ग्लैंड है जिससे कि म्यूकस का स्रावन होता है, जो HCl को कंट्रोल करने के लिए मतलब नॉर्मल संतुलित करने के लिए होता है। कभी कभी म्यूकस ग्लैंड से जो है म्यूकस का स्रावन कम होने लगता है और HCl की मात्रा HCl जो है अमाशय यानी स्टोमक की दीवार को ही क्षतिग्रस्त कर देता है, क्योंकि इसकी अम्लीयता सबसे अधिक है। तो इससे क्या होता है कि अमाशय की दीवार पे घाव बन जाते हैं, इसे ही पेप्टिक अल्सर कहते हैं। मुख से आपको नीचे आता हुआ दिख रहा है, तो ये भोजन मुख से के बाद ओएसोफेगस में आता है, और ये जो संरचना आपको ढक्कनरोमी, ये आपको हो जाएगा एपोग्लोटिस, और यहाँ है आपको श्वसनली। एपोग्लोटिस का काम होता है भोजन को श्वसनली में जाने से रोकने का। और इसके बाद भोजन जो है ग्रासनली में है क्रमाकुचन गति, जहाँ देख रहे हैं आप यहाँ फैलना और यहाँ सिकुड़ना का काम, इस गति को बोलते हैं क्रमाकुचन गति से ये आपको भोजन ग्रासनली में ट्रेवल करके आपको जाएगा। यहाँ आपको ये भोजन आपको ये हो जाएगा अमाशय में आता है। और अमाशय में आपको जठर रस देखने को मिलता है, जठर रस जिसमें हो जाता है आपको HCl, पेप्टोन प्लस रेनिन एंजाइम, ये सब एंजाइम हो जाते हैं, प्लस म्यूकस हो जाता है। और ये अमाशय की जो आंतरिक दीवार है ये म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है, जहाँ से म्यूकस स्रावित होता है। और जब HCl की मात्रा अधिक हो जाती है तो म्यूकस जो क्षारीय HCl अम्लीय हो जाते हैं और म्यूकस क्षारीय हो जाते हैं, इसे न्यूट्रल करने का काम करता है। और HCl जो है भोजन के साथ कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं, उसे मारने का काम करता है, यहाँ देख सकते हैं आप। उसके बाद भोजन का यहाँ जो है पाचन शुरू होता है, मतलब भोजन का यहाँ पाचन होगा। और पेप्जिन जो होता है ये प्रोटीन हो गया, और ये पेप्जिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है, ये छोटे छोटे पेप्टोन। और यह भोजन जो है थिक लिक्विड में चेंज हो जाता है। इसका कारण है कि थिक लिक्विड में चेंज करने का कारण है कि इसके बाद भोजन जो है छोटी आंत में प्रवेश करेगा। छोटी आंत यहाँ से शुरू होगा, और छोटी आंत जो है ये से टेढ़ी मेढ़ी संरचना है। तो अगर भोजन का थिक लिक्विड में चेंज नहीं किया जाएगा तो भोजन यहाँ फंस सकती है कहीं भी। इस वजह से जो है अमाशय में भोजन को थिक लिक्विड में चेंज किया जाता है। और इस थिक लिक्विड को क्या कहा जाता है, इसे कहता है काइम। देखिए